आज यानी 11 दिसंबर को शाम 5 बजे लल्लन टॉप पर एक ऐसा इंटरव्यू पब्लिश होने वाला है, आपके सुपुर्द होने वाला है, जिसको लेकर काफ़ी रोमांच है न्यूज़ रूम में भी और आप लोग की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। वो इंटरव्यू लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने किया है युवाल नोआ हरारी के साथ, जिनको तमाम किताबें जिनकी हमने आपने पढ़ी हैं और जिनको धरती के सबसे विद्वान व्यक्ति कई लोग कहते हैं। काफ़ी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, इस नाते उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, कहा है, उसको लेकर काफ़ी जिज्ञासाएं रहती हैं, काफ़ी उत्साह रहता है। हमारे बीच भी था, क्योंकि आज इंटरव्यू भी आने वाला है, तो हम हरारी से जुड़ी तमाम बातें आपस में ही अपने न्यूज़ रूम में कर रहे थे। तो ये हुआ कि जब बातें कर ही रहे हैं तो कैमरा चालू करके कर लेते हैं। इस नाते हरारी पर कुछ बातें, उनकी अलग अलग लिखे हुए कहे हुए चीज़ों से लोगों की अपनी अपनी क्या लर्निंग है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक उनकी किताब जो सेपियंस मेरे हाथ में है, उसमें से एक हिस्सा पढ़ देता हूँ, जैसे बातों को कोई एक आधार मिले। इसमें उन्होंने धर्म पर, मजहब पर लिखा है। एक चैप्टर है इसमें, मजहब का सिद्धांत। इसमें उन्होंने लिखा है कि मजहब रीति रिवाज और धारणा की कोई अलग थलग व्यवस्था नहीं, बल्कि मानकों और मूल्यों की एक संपूर्ण व्यवस्था है। अच्छी किस्मत के लिए लकड़ी के टुकड़े पर उंगलियां ठोकना भी मजहब नहीं है। पुनर्जन्म अवतार में विश्वास को भी उस वक्त तक मजहब नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो किसी व्यवहार संबंधी मापदंडों को मान्यता न देता हो। मानकों और मूल्यों की किसी व्यवस्था को मजहब के तौर पर देखा जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये व्यवस्था मानवीय निर्णयों की बजाय अति मानवीय विधियों पर आधारित होने का दावा करे। आप इस बात को जब वीडियो देखें तो थोड़ा स्लो करके सुनिएगा, तब आप इसका पूरा निचोड़ समझ पाएंगे। लेकिन कुल मिला के मजहब पे उन्होंने जो लिखा है, इस पर आप लोग की क्या लर्निंग है और हरारी पर आप लोग ने क्या पढ़ा है और उससे क्या ड्रॉ करते हैं? बेसिक जो मतलब वो रिलीजन को उस तरीके से उस फॉर्म में नहीं देखते हैं कि जिस तरीके से आम लोग उस तरीके से देखते हैं। मतलब उनका कहना है कि जो बिलीफ सिस्टम है, और वो बिलीफ सिस्टम किसी भी तरीके का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसमें धार्मिक चीज़ें ही शामिल हों। कोई आइडियोलॉजी भी उनकी नज़र में एक रिलीजन हो सकती है। तो उनका बेसिक जो उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है सेपियंस में, वो वहाँ से चालू होती है कि हम आज जो हैं होमो सेपियंस जो हम आपको कहते हैं, उनकी हिस्ट्री वो मानते हैं कि 70,000 साल पहले से स्टार्ट हुई, जब कॉग्निटिव मतलब जो चीज़ों को सोचने समझने महसूस करने की क्षमता जब हमारे पूर्वजों में डेवलप हुई, तो उसको उन्होंने अपनी इस किताब में कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का नाम दिया है 70,000 साल पहले, कि यहाँ से आदमी ने सोचना समझना चालू किया और यहाँ से एक यात्रा चालू हुई। और फिर जब दूसरा पड़ाव इस किताब में आता है, वो आता है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का, कृषि क्रांति जो उसका नाम देते हैं, 11,000 साल पहले लगभग चालू हुई। कि वो उनका कहना है कि हमारे अंदर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आ गई, हमने हंटिंग गैदरिंग करना चालू है, हम कबीलों की तरह रहते थे, लेकिन जब हमने कृषि का आविष्कार कर लिया, फसलें हम उगाने लगे, तो हमको एक जगह रुकना ज़रूरी हो गया, क्योंकि फसल लगाते हैं, वो उगती है, फिर उसको काटते हैं और उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो उनका कहना है कि जब ये हम एक जगह रुकने लगे, वहाँ से जब हमने लैंग्वेज जो हमने डेवलप कर ली थी पहले और जो हमारे अंदर कल्पना शक्ति थी, उसके ज़रिए हमने तमाम तरीके के सिद्धांत बनाने चालू किए। उनमें से एक सिद्धांत वो कहते हैं कि रिलीजन है, कि हम अपने ही जैसे तमाम लाखों लोगों को ये बताने में सफल हो गए कि हम इन कुछ मूल्यों के साथ रह सकते हैं। उनका कहना है कि कोई जानवर छोटे छोटे समूहों में काम कर सकते हैं, जैसे 5 हाथी एक साथ काम कर सकते हैं, 20 हाथी एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन ये काबिलियत सिर्फ इंसानों में कि वो हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में किसी एक विचार के साथ, किसी एक विचार को मानते हुए काम कर सकते हैं। तो वो रिलीजन उस तरीके से नहीं कि सब हिंदू हो गए या सब मुसलमान हो गए। वो मैं ऐसा भी मान सकता हूँ कि सच बोलना मेरे लिए बड़ा नैतिक है, तो मैं ये आइडिया प्रोपोगेट कर सकता हूँ और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूँ। तो मैं रिलीजन की इनकी बातों को इस तरीके से देखता हूँ। हाँ, और कई जगह लिखा भी है हरारी ने कि मजहब वो है जो सार्वभौमिक है और अति मानवीय व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। यानी एक चीज़ जो सबको स्वीकार्य है, सार्वभौमिक है। लोग कहते हैं कि किसी भी मज़हब का आप जिक्र करेंगे तो उसकी अवधारणा में लोग इस बात पर जोर देते हैं, जो उसके अनुयायी हैं, कि ये सार्वभौमिक है और अति मानवीय है। तो ये दो चीज़ें, इन दो शब्द पर बेसिक इसमें जो बार बार वो बात करते हैं, इमेजिन रियलिटीज़ की बात करते हैं, कि मतलब एक बेनेडिक्ट एंडरसन भी एक बड़े स्कॉलर, उनकी एक किताब है इमेजिन कम्युनिटीज़ नाम से, सेम थिंग उनकी बातों में, कि मतलब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ और बंगाल में कोई व्यक्ति बैठा है, पश्चिम बंगाल में, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा उसके साथ एक संबंध है। वो संबंध है कि वो मेरे देश का आदमी है, मैं उससे कभी मिला नहीं,
लेकिन मैं एक काल्पनिक स्तर पर उसको जानता हूँ और उसके साथ एक जुड़ाव की भावना को महसूस करता हूँ। तो हरारी का यही कहना है कि जब ये भावना हमने डेवलप कर ली, इन आइडियाज़ को हम प्रोपोगेट करने लगे, तब जो हमने विकास किया अपनी जर्नी में, वो बहुत ही रैपिड तरीके से हुआ। फिर हमने तमाम पड़ाव पार किए, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, और उसके ज़रिए अब जो हम बात करते हैं एआई रिवॉल्यूशन की, वहाँ तक आ गए। और अलग अलग रिवॉल्यूशन को जिस तरह से किसी खास चीज़ पर जोर देकर उन्होंने उसकी पूरी पिक्चर ड्रॉ की है, वो भी कई बार उनके लिखे हुए को और रोचक बनाता है। जैसे मुझे याद है कि सेपियंस में एक जगह उन्होंने जिक्र करा है कि मानव सभ्यता में इतना बड़ा कोई क्रांति नहीं हुई जितना बड़ा बदलाव 4 पैर से 2 पैर पे आना था। इससे बड़ा बदलाव आज तक नहीं हुआ। तो तमाम ऐसी चीज़ें जिस पर आप अलग अलग कालखंड में जोर दे सकते हैं, जैसे कि आग का आविष्कार, हमने स्कूलों में भी पढ़ा कि इससे बड़ा कुछ हुआ ही नहीं मानव सभ्यता में। लेकिन फिर उन हरारी का जिन चीज़ों पर जोर है, वो शायद आपने जो पहले पढ़ा है उससे अलग हो सकता है। उससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है। उनके हिसाब से इससे बड़ा बदलाव या इससे बड़ी क्रांति मानव सभ्यता में नहीं हुई कि 4 पैर से 2 पैर पे आना। आपने रवि सुमन, दीपक या राज विक्रम ने क्या पढ़ा इस पर? मैं हरारी के सबसे सेंट्रल सवाल को डील करना चाहता हूँ कि हम क्यों पढ़ें हरारी को। इतना सब कुछ है दुनिया में करने के लिए, तो हरारी पर ही वक्त क्यों खर्च किया जाए। 3 तरह से सवाल को लीजिए। जब अभिषेक जी और मुरारी अभी बता रहे थे कि आग की खोज, गेहूं आना, है ना, आंतों का सिमटना और दिमाग का बड़ा होना, ये सब बातें आप कह सकते हैं कि हमने स्कूल में पढ़ी हैं, हम पहले से जानते हैं, फिर हम क्यों जाएं। हरारी आपको ऐसा कोई दावा नहीं करते कि वो बहुत नई चीज़ बता रहे हैं, लेकिन हरारी के कथ्य और कथन की शैली इतनी सुंदर है कि आप उसको पढ़ते हुए बहुत ऐतिहासिक यात्रा में भी जाते हैं और अपने भविष्य के साथ भी जुड़ते चले जाते हैं। जैसे उनकी पहली किताब सेपियंस पर बहुत बात हो गई, मैं उनकी थोड़ी बाकी किताबों पर बात कर लेता हूँ। हरारी की पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। उन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई की है, इजराइल में वो रहते हैं। इजराइल का एक किस्सा ये है बहुत छोटा सा कि न्यूयॉर्कर में उनका एक बड़ा शानदार प्रोफाइल छपा है। तो उनमें जो उनके हस्बैंड हैं याजिक याहव, वो एक रिपोर्टर को जब कार से लेकर जा रहे होते हैं, पोर्श गाड़ी होती है उनकी, उसका शायद पोर्शे प्रोनाउंसिएशन होता होगा, तो उसमें जब वो बैठे हैं तो वो रिपोर्टर से कहते हैं कि मुझे पता नहीं, शायद हरारी को मेरी गाड़ी पसंद नहीं आए, बिकॉज ही डजंट वांट हिस्टोरियंस टू गेट रिच। वो नहीं चाहते कि इतिहासकार बहुत अमीर हो। तो ये उनका एक पर्सनल साइड भी है। वो 2 घंटे पर डे मेडिटेशन करते हैं। हर साल इंडिया आते हैं, जो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में जो शाम को 5 बजे देखेंगे उसमें भी आपको मिलेगा। वो हर 1 साल में इंडिया आते हैं और 2 स्पॉइलर मत दे देना इंटरव्यू का। जी नहीं, कुछ एक स्निपेट्स हैं। तो वो हर साल इंडिया आते हैं और 2 महीने 60 दिन 68 दिन के आसपास एक जगह है जहाँ वो रहते हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ है, कहाँ पे वो करते हैं मेडिटेशन, पर वो इंडिया के एक पार्ट में मेडिटेशन करते हैं 68 दिन के लिए। तो उनका वो क्लियर थिंकिंग मिलेगी। हरारी को आप 2 वजह से पढ़ाएं। एक, अगर आपको किसी भी विषय के बारे में, जो जिसमें उन्होंने लिखा है, एआई रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा है, हम यहाँ कैसे आए, हम यहाँ क्यों आए, हम किसी से प्यार क्यों करते हैं, हम किसी से घृणा क्यों करते हैं, हमारी चेतना का विकास कैसे हुआ, इन सब सवालों से हरारी बहुत ही सुंदर, सरल और स्पष्ट भाषा में डील करते हैं। दूसरा, हरारी लगभग हर विषय पर उस कमेंट्री देने की कोशिश करते हैं जिसमें उनका इनपुट है। मतलब वो हिस्ट्री की बात करेंगे, वो फिलॉसफी की बात करेंगे और पॉलिटिकल कमेंट्रीज देते हैं। मसलन उनका यूक्रेन और रशिया पर जो अभी उनका एक आर्टिकल है गार्जियन पर लिखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लंबा और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा गया आर्टिकल है। तो एक ये पढ़ा जाए। जिस किताब पर हमने इंटरव्यू किया है वो ये है, नेक्सस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टेन एज टू एन एआई। इसका हिंदी अनुवाद भी है, ये मंजुल पब्लिकेशन ने छापा है, ये आप देख सकते हैं। तो जो हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं, बार बार शिकायत रहती है कि अभी पढ़ने का जी किया लेकिन किताब हिंदी में उपलब्ध नहीं थी, तो ये हिंदी में भी उपलब्ध है। ये बता रहे हैं कि एआई कैसे दुनिया को बदलेगा। अब कैसे बदलेगा इसकी बिल्कुल नुआंस डिटेल जाने के लिए आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। और हरारी, जो बात मैं मुरारी करे तो वहाँ से मैं ख़त्म करूँगा कि हरारी ने बताया है आपको, जो बात आपको लगेगा कि यार ये नोटिस क्यों नहीं किया। मसलन वो कहते हैं कि पैसा ऐसी चीज़ से आप खा सकते, पैसा कोई ऐसी चीज़ आप पी सकते, लेकिन पैसा एक कहानी है जो जनरेशन टू जनरेशन हमने ट्रांसफ़र किया। और हमारे लिए आज पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग अपनी नींद, अपना सुख, अपना परिवार, अपना भोजन, सब कुछ कुर्बान करके उस एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वो भी तो अंत में कहानी ही है कि ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है। तो हरारी आपको चकित करते हैं वैसी चीज़ों से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आप उसके बारे में वैसे देख ही नहीं पाए हैं। इसलिए हरारी को आपको पढ़ना चाहिए। वो एक इंटेलेक्चुअल ट्रीट है। और अगर आप मुझसे कहें कि साहब सब बात सुन ली, मेरे पास टाइम नहीं है, कम समय है, बहुत सारा कोर्स का भी पढ़ना है या और व्यवस्था है, एक किताब अगर आप मुझसे रिकमेंड करने के लिए कहेंगे तो अनपॉपुलर चॉइस है, मैं वो ये करूँगा, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। इसके 2 कारण हैं।
एक हम अपनी समस्याओं में कहाँ से इससे डील कर सकते हैं, लेकिन अभिषेक जब हम समस्याओं से भी जूझ रहे हैं तो हमारा ध्यान समस्या से निकलने पर होना चाहिए। वो ये किताब बताती है कि अभी कैसे हम इससे निकलें। जब हम निकल जाएंगे तो हम ये भी देख लेंगे हम कहाँ से आए थे और हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए एक किताब अगर आपको पढ़नी है तो ये किताब हो सकती है। मैं भी अपनी बुक रिकमेंडेशन दे देता हूँ। अगर मुझे हरारी की एक किताब पढ़नी है, मैंने सारी तो नहीं पढ़ी है लेकिन सेपियंस पढ़ी है और 21st सेंचुरी 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी ये आधी से थोड़ी ज़्यादा पढ़ी है, तो फिर भी मैं सेपियंस ही प्रेफर करूँगा क्योंकि मुझे उनकी सारी किताबों में सेपियंस सबसे सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाली लगी। और एक चूँकि अब हमारे यहाँ इंटरव्यू आ रहा है तो थोड़ा माहौल तो बनाना पड़ेगा, तो इसलिए जो है जो दीपक ने जो जिक्र करा कि पॉलिटिक्स पे भी उन्होंने बड़ी अच्छी कमेंट्री दी अपनी का तमाम लिखे और कहे में, तो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में जो किताब वाला में आएगा उसमें कंप्यूटर पॉलिटिक्स का भी जिक्र करा है। मैं और बता दूं आपको, मैं 1 मिनट और खर्च करना चाहता हूँ। हाँ, कि आपको और क्या क्या मिलेगा उस इंटरव्यू में। आपको ये पता चलेगा कि एआई अगर एडवांस हो गया और एआई जो भी अमीबा है वो डायनासोर हो गया तो क्या हो सकता है। आपको उसमें ये मालूम चलेगा कि एआई के आने से इंसानों के जीवन पे कैसा असर पड़ रहा है। आपको उसमें ये मालूम चलेगा कि अगर एआई के पास वो 2 चीज़ आ गई जैसे पूरी ह्यूमन रेस खत्म हो सकती है तो वो 2 चीज़ और कौन सी होंगी। आपको आखिरी चीज़ उस इंटरव्यू से मालूम चलेगी वो ये कि युवाल नोआ हरारी जिसको हम सब पढ़ते हैं, हम सब उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो क्या पढ़ते हैं। उनकी बुक रिकमेंडेशंस भी उस इंटरव्यू का हिस्सा है। और इस पर इसको कंपाइल करके एक स्टोरी रवि सुमन भी लिख रहा है, तो अब रवि सुमन बताएंगे कि उन्होंने हरारी से क्या लर्निंग ली। देखिए मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मैंने उनकी पहले तो उनकी सेपियंस पढ़ी है और नेक्सस के कुछ एक पन्ने अभी पढ़े हैं। तो सेपियंस शब्द जब मैंने सुना तो वो जैसे हर किसी के जीवन में वो एक रोमांचक दौर होता है जब वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, नई चीज़ों के बारे में उसको जानने को मिलता है, या फिर किसी विषय को लेकर उसकी एक समझ होती है और फिर एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि ऐसा भी सोचा जा सकता है या फिर इसकी जड़ में ये नहीं इसके अलावा कोई दूसरी बातें हो सकती हैं। जैसे सबकॉन्शियस माइंड को लेकर जब मुझे पहली बार पता चला तो वो बहुत रोमांचक लगा कि इंसान ना चाहते हुए भी चीज़ों के बारे में सीख रहा होता है, समझ रहा होता है आसपास जो भी उसके हो रहा होता है उससे। तो वैसे ही सेपियंस के बारे में जब मैंने सुना तो इतिहास को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव। अब हरारी की एक अच्छी बात यह है कि उन किताबों में इतिहास का एक रोमांचक पहलू तो होता ही है, साथ साथ वो आधुनिक समस्याओं को भी नकारते नहीं है। जैसे सेपियंस के लास्ट पन्ने पे इंटरनेट के बारे में चर्चा है और नेक्सस में एआई के ख़तरों के बारे में ये किया। अब उनका जो भी मानना है उसको कितना कबूला जाना चाहिए या नहीं ये बाकी सीनियर लोग हैं वो इस पे बताएंगे। मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से ये सारे जो भी कीवर्ड्स मेरे दिमाग में आते हैं तो ये बहुत ही रोमांचक लगता है कि जैसे सेपियंस शब्द ही जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा मेरे दिमाग में आया कि ये कैसा शब्द है, इसका क्या मतलब होता है। और फिर पता चला कि ये शब्द मेरे मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। तो वो जो एक पॉइंट था वो बहुत ही रोमांचक था। ये मेरी यादें हैं हरारी को लेकर। वो अपनी किताब में एक लाइन का जिक्र करते हैं तो मैं उससे उनके बारे में शुरुआत करना चाहूँगा कि आप किसी बंदर को कभी इस बात के लिए नहीं मना सकते हैं कि वो आज आपको एक केला दे दे और बंदरों के स्वर्ग में उसे 1000 केले मिलेंगे, लेकिन इंसानों को इस बात के लिए मनाया जा सकता है। तो ये जो साझा विश्वास है और जो फिक्शन है, फिक्शन ने कैसे हमें यहाँ तक पहुँचाया। और फिक्शन ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानों के काम की हो कि आप दिन भर जब आप जंगल में पड़े हुए हैं, सामने शेर आने वाला है और ख्याली पुलाव पका रहे हैं आप, तो उससे कोई बायोलॉजिकली कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उस फिक्शन ने आपको पिरामिड बनाने की शक्ति दी कि एक विश्वास है कि जब आदमी मरेगा तो वो फ़ैरो को स्वर्ग मिलेगा। और उस विश्वास के लिए सारे लोगों ने काम किया, पिरामिड बनाए और आज हम लोगों ने पैसा जो इसको एक फ़िक्शन ही है जिस पे हम लोग साझा तौर पर विश्वास करते हैं। तो जो एक फ़िक्शन ने कैसे हमको यहाँ तक पहुँचाया और उसके लिए जो वो एक बहुत कनिंग उदाहरण देते हैं वो बहुत कचोट लगते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि हाँ इन्होंने कुछ ऐसी बात कही। और आप जैसे मैं मेट्रो में जाता हूँ तो बहुत कम ऐसी मुझे नॉन फिक्शन किताबें देखने मिलती हैं, भैया मेट्रो के किनारे जो बेच रहे होते हैं किताबें, उसमें सेपियंस हमेशा एक किताब होती है जो दिखती है। जैसे अगर एवोल्यूशन की बात करें तो सेल्फिश जीन भी डॉकिंस ने लिखी है और वो थोड़ा सा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में है। वो आम आदमी उसको उस नज़र से नहीं देख पाता है जिस नज़र से हरारी ने सेपियंस को पहुंचाया है कि आप एवोल्यूशन को इस नज़र से भी देख सकते हैं कि वो एक कहानी है कि इंसान कैसे साथ में बैठना शुरू किए, कैसे हमने खेती करने की शुरुआत की, कैसे हमारा दिमाग बड़ा हुआ और कैसे आज जो
व्यवस्था है, जैसे दो पैरों पे खड़े होने की जो बात चली, दो पैरों पे खड़े होने की वजह से महिलाओं पर क्या असर हुआ? अम्बिलिकल कॉर्ड छोटी हुई, जो बच्चों के जन्म होने का समय था वो कम हुआ और बच्चे थोड़ा सा अविकसित पैदा होने लगे, और जो माएँ हैं उनको उनका ख्याल रखना पड़ा। तो इससे कैसे जेंडर डिवाइड सोसाइटी में आगे बढ़ा, तो वो इसके बारे में भी बात करते हैं। और आप बायोलॉजी और सोसाइटी और सोशियोलॉजी को अलग करके वैक्यूम में नहीं देख सकते हैं, और वो इन सारे पहलुओं की तरफ, इतिहास, हर पहलू को वो टटोलते हैं और उस पर अपनी बात रखते हैं। तो ये बात मुझे उनकी एक बहुत अच्छी लगती है। और बाकी जो उनकी आगे की इतिहास के अलावा की जो बातें हैं वो तो उनकी मैं ओपिनियन की तरह ही लेता हूँ, वो उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि इंसानों की एक फितरत रही है कि वो कई चीज़ों से घबराते बहुत हैं, और 1000 साल बाद क्या होगा वो तो 1000 साल बाद ही मालूम चलेगा। क्योंकि जब किताबें आई तो लोगों को लगा कि लोगों की बुद्धि कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी याद करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। फिर जब कंप्यूटर आया तो और फिर लोगों को एंजाइटी, हम लोगों को एक साझा तौर पर सोसाइटी को होती है, और लोगों को भी उस गॉसिप में बहुत मज़ा आता है कि क्या होगा, टर्मिनेटर बनने वाली है क्या, तो टर्मिनेटर बने तो अच्छा ही है, पर वो आगे की बात है। पर उनकी जो इतिहास की और उसको लेकर जो समझाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह वो किस्सा गोही करते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है। और एक और किताब है, अगर रिकमेंडेशंस की बात करें तो अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग, बिल ब्राइसन की एक किताब है। तो वो भी साइंस के बारे में बताते हैं, और साझा पूरा वो तो यूनिवर्स के इतिहास से लेकर और जीवन के इतिहास तक बताते हैं। तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, आप सेल्फिश जीन भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एवोल्यूशन के बारे में पता चले। और बाकी दीपक बता सकते हैं आगे। नहीं, जो मुझे कहना था लगभग पूरा हो गया। बाकी कुछ कुछ बचा कर भी रखना चाहिए, ताकि घी और डालडा में अंतर रहे। घी आपको 5 बजे मिलेगा। अभी तो जी आप इसमें मतलब ये तो बात ये हो गई कि ये होमोसेपियंस की हिस्ट्री की बात हो गई कि हमने अभी तक की कहाँ की यात्रा की। तो अभी कुछ कुछ लेखों में, कुछ कुछ जगहों पे हरारी ने सोशल मीडिया और एआई पे बहुत विस्तार से बात की है, खासकर कि सोशल मीडिया हमारे आपके दौर में, कि किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ दुनिया में, समाज में नफ़रत, घृणा, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। और उसके पीछे हरारी रीजन बताते हैं कि हम भले ही ह्यूमन बीइंग जो है वो हंटर वो जो गैदरिंग वाली वो जो एरा थी, जब शिकार हम करते थे, कबीलों में रहते थे, उसको छोड़कर हम भले ही बाहर आ गए और तमाम तरीके के लिबरल आइडियाज़, डेमोक्रेसी, इन सब में विश्वास करने लगे। लेकिन एक हमारी जो बेसिक जो बायोलॉजी है, किलिंग इंस्टिंक्ट जिसको बोला जाता है, एक सुरक्षा की भावना, डर कर किसी पे हमला करना, ग्रीड, तो उनका कहना है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं और तमाम ये सब चीज़ें हैं, वो हमारे इन बटन्स को प्रेस कर रही हैं हमारे दिमाग में, और हम उनके जाल में एक तरीके से फंसे हुए हैं। उनका लक्ष्य है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास इंगेजमेंट बढ़े और हम उनके पास कितने समय तक रहें। तो इस वजह से उनका कहना है कि ये सब चीज़ें प्रॉफिट मेकिंग की वजह से दुनिया को थोड़ा थोड़ा सा ख़राब कर रही हैं धीरे धीरे। और फिर इसमें वो एक्सटेंशन करते हैं एआई का। वो कहते हैं कि अगर एआई को इस तरीके की पावर मिल जाती है, वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो दुनिया की स्थिति काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। तो इन सब बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है, क्योंकि मैंने अभी शॉर्ट में बताया, तो वो इंटरव्यू में आपको ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने छोटे छोटे से दिए हैं कि वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और उनका इंटरव्यू इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि वो ये कहते हैं कि एआई की जो बातें हो रही हैं वो फ़िलहाल के लिए अमेरिका या चीन में कुछ लोगों तक सीमित हैं जो ये बना रहे हैं, उसके बारे में डिसाइड कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि वो जो ये किताबें लिख रहे हैं या जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो कानपुर में भी बैठा हुआ कोई व्यक्ति है या मतलब बिहार के किसी गांव में बैठा व्यक्ति, उसको भी पता चले और वो भी इस सब के बारे में सोचे, क्योंकि उसको सोचने की ज़रूरत है, उसको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे उसका भी भविष्य प्रभावित होगा। अभिषेक, तो ये हमारी अपनी लर्निंग थी हरारी पर, हमने क्या पढ़ा और उससे क्या हम ड्रॉ करते हैं। आज 11 दिसंबर को शाम 5 बजे ये किताब जो इस समय मेरे हाथ में है, नेक्सस, इस पर किताब वाला सौरभ द्विवेदी का युval नोआ हरारी के साथ लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिलेगा। उसे देखिए क्योंकि उसमें तमाम बातें हैं जो आप अपनी सहमति असहमति उससे दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने कैसे दुनिया को बनाया है या कई लोग कहते हैं कि बिगाड़ा है, इसके जो भी पक्ष और विपक्ष में तर्क हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा के लिए 11 दिसंबर को शाम 5 बजे यानी आज शाम 5 बजे युval नोआ हरारी का इंटरव्यू किताब वाला में लल्लन टॉप पर देखते रहिए।